हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम देख रहे थे बाइंडिंग एनर्जी के बारे में। बाइंडिंग एनर्जी के बारे में सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं और इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में हम देखने जा रहे हैं कि नेक्स्ट पार्ट में हम ये देखने जा रहे हैं कि बाइंडिंग एनर्जी हमने जो ये की है उसका क्या इम्पोर्टेंस है, मतलब क्या बेसिकली हम इम्पोर्टेंस है। तो बेसिकली ये इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस आता है जब हम इसकी स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को हम यहाँ से पता कर सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का क्या मतलब है? बाइंडिंग एनर्जी जो भी किसी भी कोई अपने न्यूक्लियस लिया और उसकी बाइंडिंग एनर्जी आपने निकाल ली, बाइंडिंग एनर्जी निकाल ली और उसके बाद उसका एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिया। उसके एटॉमिक मास से जैसे हमने डिवाइड किया, ओके, एटॉमिक मास से डिवाइड किया, उसके बाद जो वैल्यू आती है उसको बोलते हैं एटॉमिक मास पर न्यूक्लियन। न्यूक्लियन का मतलब आपको बता चुका हूँ मैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स, जो उसके न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले जो एलिमेंट्स हैं, ओके, उनको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। ओके, तो ये क्या है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हम निकालेंगे और निकालने से जिस भी एलिमेंट का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्टेबल होता है और जिसकी कम होगी वो कम स्टेबल होता है। ओके, क्योंकि देखिए छोटा एलिमेंट है तो छोटा एलिमेंट है उसका भी बाइंडिंग एनर्जी, ओके, तो छोटा एलिमेंट अगर है तो उसका भी बाइंडिंग एनर्जी आप निकाल सकते हो। कई बार हो सकता है भी छोटा, इन जनरल छोटा का तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा ही आता है, लेकिन कई बार होता है अगर अनस्टेबल है तो उसका बड़ा ज़्यादा भी आ सकता है, उसका कम भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है कि रेशियो क्या है। ओके, तो वो निकालना पड़ता है आपको। ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई हमेशा बड़ा है तो अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए बड़ा में आप देखोगे तो आयरन जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल माना जाता है, क्योंकि अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन उसका सबसे ज़्यादा है। ओके, तो और बड़े और काफ़ी बड़े होते हैं तो फिर धीरे धीरे चीज़ें चेंज हो जाती है। तो सब हम पूरा आइडिया आपको यहाँ पे मिलता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से। ओके, तो जो भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपका यहाँ पे जो निकाल, हम बेसिकली ये चीज़ें जो है लिखी है आपके रेफरेंस के लिए। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो निकली है ये डेल्टा होगा बेसिकली, है थोड़ा सा, ठीक है, बाकी चीज़ सही है। तो अभी हमने बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालते हो सीखा। अगर मास डिफेक्ट हमने निकाल लिया, मास डिफेक्ट, अब मास डिफेक्ट निकाल लिया तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन से पता है कि E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ओके, डेल्टा एम यहाँ पे लिखते हैं और जो भी मास डिफेक्ट आया हम उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो भी मास डिफेक्ट आया उसको एनर्जी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो अगर एक 1 AMU है, अब 1 AMU है, एटॉमिक मास यूनिट है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। ओके, ये है, देखिए कितनी एनर्जी हो सकती है आपको अंदाजा लग जाएगा इससे। तो बेसिकली अगर एक एटॉमिक मास यूनिट, 1 एटॉमिक मास यूनिट अगर आती है, उसको हम एनर्जी में कन्वर्ट करें तो हम उसको जो हमें एनर्जी मिलती है वो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर की एनर्जी मिलती है। और यहाँ पे सपोज करें कि मेरे पास जो मास डिफेक्ट आया इतना, मास डिफेक्ट आया कितना, डेल्टा है मास डिफेक्ट आया, तो हमें टोटल एनर्जी कितनी मिली, टोटल एनर्जी जो आएगी वो टोटल बाइंडिंग एनर्जी जो आएगी वो आएगी डेल्टा एम इंटू 931.5। ओके, इतनी आएगी। अब हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए यहाँ पे तो 0.5 आएगा। तो हमें चाहिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मास नंबर से, मतलब यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन से हमने डिवाइड कर दिया। ओके, तो ये आपका यहाँ पे जैसे हम डिवाइड करेंगे तो ये चीज़ जो भी, अब ये जो चीज़ है ना, इसको हमने क्या किया भाई कि अलग अलग एलिमेंट के लिए सारे एलिमेंट्स के लिए हमने इसको प्लॉट किया। एक प्लॉट जब करते हैं तो आपको जो ग्राफ आता है, ये ग्राफ कुछ इस तरह का आता है। ओके, और ये ग्राफ हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये ग्राफ आता है बेसिकली, ये ग्राफ बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के हिसाब से आप देख सकते हो। यहाँ पे ये काफ़ी फेमस ग्राफ रहता है और आपने देखा होगा इसमें। ओके, तो एटॉमिक यहाँ पे मास नंबर और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, यानी कि यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी
पर न्यूक्लियन, ओके, पर न्यूक्लियन ये प्लॉट किया है। प्लॉट किया है तो आप देखोगे छोटे वाले एलिमेंट के लिए छोटे जो होते हैं वो इसकी वैल्यू जो आएगी वो काफ़ी कम आती है, फिर इसकी बढ़ती है, चेंज होती है। ओके, चेंजेस इस तरह से होते हैं। तो थोड़ा सा रैंडम है, कुछ एलिमेंट्स के लिए थोड़ा सा उनका बिहेवियर अलग है। ओके, उन सब चीज़ों को आप अलग जगह देखेंगे, फिलहाल यहाँ पे देखते हैं। तो ये क्या होता है कि जैसे जैसे फिर मास नंबर बढ़ता है, यानी कि आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स की वैल्यू जो बढ़ती है तो इसकी वैल्यू नंबर ये आपका बाइंडिंग एनर्जी यानी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू बढ़ती है। बाइंडिंग एनर्जी की पर न्यूक्लियन की वैल्यू बढ़ते बढ़ते है और ये देखिए ये बढ़ रही है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के लिए ये बढ़ रही है। तो ये बढ़ते किसके पास जा रहा है, मतलब ये मैक्सिमम जो होती है वो आयरन की होती है। ओके, तो मैक्सिमम जो आएगी वो बाइंड इसकी 8 से भी ज़्यादा होता है, 8.87 के 8.87 में इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ये सबसे ज़्यादा आयरन के लिए होता है। अब उसके बाद क्या होता है, यानी कि यहाँ से बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है कि यानी कि ये सारे एलिमेंट्स की स्टेबिलिटी बढ़ रही है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ से भाई इसके बाद जो है वो घटना शुरू हो जाता है, घटते। ओके, आप देख सकते हो कि मास नंबर जब ये यानी कि और ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगती है तो इसकी स्टेबिलिटी घटने लगती है। ठीक, मास नंबर यानी कि न्यूक्लियस बड़ा होता जाता है। जैसे जैसे न्यूक्लियस बड़ा होगा साइज जो है वो साइज बढ़ेगा। ओके, साइज बढ़ेगा और साइज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगी। स्टेबिलिटी घटने का रीजन हालांकि हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं उधर पहले स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस के बेसिस पे, लेकिन उसको बिल्कुल क्वांटिटेटिवली यानी कि उसको नंबर के फॉर्म में, कैलकुलेशन के फॉर्म में देखना हो तो आपको यहाँ से देखने को मिलता है। ओके, नंबर के फॉर्म में देखने को अगर आप चाहिए तो आपको मिल गया यहाँ पे। ठीक है, अब देख सकते हैं। अब इसी के आगे इसी से रिलेटेड जो है ना थोड़ा सा अगर और कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ सकते हैं। इसमें यही चीजें जो आप यहाँ पे एक और ग्राफ है हमारे पास, इसको भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। आपको देख सकते हैं जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं उसी को यहाँ पे बेसिकली ग्राफ के फॉर्म में मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए ये जो है ना यहाँ पे जो बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ये जो है ये किसका है, तो आयरन का है। ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है ये मैक्सिमम इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इसका आयरन के लिए। ओके, तो आयरन के लिए आपका सबसे ज्यादा होगा, लेकिन उसके पहले इसके रेशियो कम है। तो रेशियो कम है तो भाई आपका हम लोग ये देख रहे हैं कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जिसका ज्यादा होगा उसका क्या, जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो उसके पहले के जो एलिमेंट्स हैं, आयरन के पहले के एलिमेंट्स हैं, उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, तो वो क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि किसी तरह से उनका रेशियो बढ़ जाए। किसी तरह से रेशियो बढ़ने का मतलब उसमें क्या होता है कि भाई वो कोई अलग कुछ जो रिएक्शंस होते हैं, यानी कि वो भाई छोटा है, इसका क्या है, इसका एटॉमिक मास छोटा है। आप देख सकते हैं एटॉमिक मास बढ़ रहा है। तो एटॉमिक मास बढ़ेगा कब, जब कंबाइन होंगे। कंबाइन होने के क्या प्रोसेस है, तो भाई एक फ्यूजन भी उसमें से प्रोसेस है कि फ्यूजन की वजह से, फ्यूजन मतलब कि कंबाइन होते हैं, मतलब एक तरह से बेसिकली अगर हमें हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के साथ मिलके और फ्यूज होता है और फिर हीलियम बनाता है। ओके, तो इसी तरह से यानी कि बड़ा हो रहा है, उसका एटॉमिक मास है वो बढ़ रहा है। तो वो बढ़ रहा है तो ये उसका जो रिजल्टेंट आ रहा है वो बड़ा एलिमेंट आएगा। ओके, तो बेसिकली फ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ये क्या होते हैं, बड़े होते हैं जो एलिमेंट्स, और बड़े होंगे। क्यों बड़े हो रहे हैं, इसलिए बड़े हो रहे हैं कि स्टेबिलिटी की तरफ जाए। हर एलिमेंट स्टेबल होना चाहता है, हर एलिमेंट जो होगा वो स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहता है। तो स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या होता है, ये कंबाइन होते हैं, फ्यूजन, उसका बेसिकली फ्यूजन होगा तो उसका जो नंबर ऑफ मास होती है, एटॉमिक मास होगा बढ़ेगा और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी आएगी। उसी तरह से अगर फ्यूजन की बात करें, फ्यूजन मतलब अगर देखिए ये छोटा अगर एटॉमिक मास अगर कम होएगा तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो बढ़ेगा। आप देख रहे हो ना, बढ़ रहा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ रहा है। किसके लिए, जब ये
एटॉमिक मास छोटा होगा मतलब टुकड़े टुकड़े होने पड़ेंगे इसको, यानी कि उसमें से कुछ निकल के डिके होता है। डिके मतलब कुछ निकल के चला गया और उसमें से छोटा हो गया। न्यूक्लियस से कुछ एलिमेंट निकल के चले गए तो उसका साइज छोटा हो गया। अगर साइज छोटा हो गया तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। अगर स्टेबिलिटी बढ़ गई तो इसलिए क्या होता है, फ्यूजन रिएक्शन, फ्यूजन जो होता है उसमें क्या होता है कि एलिमेंट्स जो है वो निकल निकल के जाते रहते हैं, तो उस फ्यूजन में साइज छोटा होता है। ओके, साइज छोटा होता है और उसमें बाइंड बस बढ़, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। ओके, ये चीजें तो दोनों जो रिएक्शंस होते हैं वो सब में पूरे क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ाने की तरफ ही हर एलिमेंट स्टेबल होना चाहता है। हर जो एक तरह से हर रिएक्शन का पर्पस क्या है कि स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना। तो यहाँ पे इसलिए ये रिएक्शंस होते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं होपफुली। ओके, तो यहाँ से कुछ चीजें हैं जो अब देखिए क्या होता है कि बात आती है कि रिएक्शन जैसा अभी हमने देख लिया तो क्या होगा, दोनों रिएक्शंस में फ्यूजन होगा, फिजन होगा। ओके, तो उसमें बेसिकली दोनों का काम है कि बस स्टेबिलिटी को बढ़ाना और साथ में जब रेशियो मतलब जब स्टेबिलिटी की तरफ आएगा तो उसका मतलब रेशियो जो होगा वो बेसिकली 1.6 से कम होगा। लेकिन अगर रेशियो 1.6 से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, अगर 1.6 से ज़्यादा अगर रेशियो हो जाएगा तो अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल होगा तो उसमें से उसमें से अलग अलग पार्टिकल्स निकल जाएंगे, जैसे कि आपका बीटा पार्टिकल्स यानी कि आपका जिसको हम इलेक्ट्रॉन, बेसिकली इलेक्ट्रॉन ही होता है लेकिन हम इसको बीटा पार्टिकल बोलेंगे। ओके, इलेक्ट्रॉन ही है लेकिन हम इसको बीटा पार्टिकल बोलते हैं। क्यों बीटा पार्टिकल बोलते हो आप इसको, क्यों बीटा पार्टिकल आप बोलते हो, क्यों नहीं इसको इलेक्ट्रॉन्स, भाई अब इलेक्ट्रॉन ही है। आप कोई भी ये पूछ सकता है या बोल सकता है कि भाई आप डाउट पूछ सकते हो कि अगर ये जो है इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन ही बोलो, क्यों आप इसको बीटा बोल रहे हो। ओके, तो इसका यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हो रहे हैं यानी कि न्यूक्लियस की अनस्टेबिलिटी की वजह से हो रहे हैं। न्यूक्लियस की अनस्टेबिलिटी की वजह से न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है। न्यूक्लियर रिएक्शन कैसा हो, न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर में चेंज होते हैं। न्यूक्लियर में अंदर में चेंज होगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। देखिए ये इलेक्ट्रॉन, ये जो दिख रहा है ना आपको बीटा माइनस, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन ही है। ये निकल के आ रहा है, कहाँ से निकल के आ रहा है, न्यूक्लियस से, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर से निकल के आ रहा है। इसका ओरिजिन अलग है, इसका पैदा होने का तरीका अलग है। पैदा होने का जो तरीका अलग है तो इसको हम बीटा माइनस बोलते हैं। मतलब कि इसको नाम अलग दिया बीटा माइनस, यानी कि बीटा पार्टिकल इसको बोला। इसका तरीका अलग है। कैसे भाई, देखिए आपको जैसे कोई न्यूक्लियस है तो कोई न्यूक्लियस है, उसके इलेक्ट्रॉन है, सपोज करके मेरे पास सोडियम है और इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया, एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया। जब इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया तो ये क्या बनेगा, Na+। सोडियम ही रहा ना, ये जिसके ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन गया है ना, इसका ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन गया है, तभी तो ये आयोनाइज हुआ है, सिर्फ आयोनाइज हुआ है अभी तक खाली। और इसका जो है ना अभी सोडियम का सोडियम ही है, लेकिन जब न्यूक्लियर, देखिए ये कौन सा है, ये केमिकल रिएक्शन होता है, दिस इज द केमिकल रिएक्शन। ओके, केमिकल रिएक्शन है ये। ओके, नॉर्मली केमिकल रिएक्शन हम ऐसा ही करते हैं और केमिकल रिएक्शन यही होता है। लेकिन अगर ये न्यूक्लियर रिएक्शन है तो न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, ये रिएक्शंस न्यूक्लियस के अंदर में होते हैं। अगर न्यूक्लियर के अंदर में होगा तो क्या होता है कि अगर न्यूट्रॉन चेंज हो रहा है, न्यूट्रॉन चेंज होगा तो प्रोटॉन में चेंज होगा और इलेक्ट्रॉन में चेंज होगा। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में चेंज होगा। देखिए यहाँ पे क्या होता है, न्यूट्रॉन चेंज होता है, अपने आप को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रॉन में और प्रोटॉन में। और ये प्रोटॉन, क्योंकि अब देखिए इसके साथ, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी बैलेंस करने के लिए एक पार्टिकल को लेकर, मतलब ये पार्टिकल नहीं है, ये बेसिकली एक फोटोन है और ये एनर्जी पैकेट है, आप बोल सकते हो। इसको बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। ये पार्टिकल नहीं है, ये एक तरह से एनर्जी पैकेट है। ये क्या करता है, दोनों तरफ जो है ना एनर्जी मास को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है इसको। इसलिए है एंटी न्यूट्रिनो।
ओके, एंटी न्यूट्रिनो। इसकी क्या जरूरत पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि दोनों तरफ का एनर्जी बैलेंस करना है, मास को बैलेंस करना है भाई। तो एनर्जी मास को बैलेंस करने के लिए इसकी जरूरत पड़ी है। जो भी डिफरेंसेस आएंगे इधर में दोनों में, वो उसने के बराबर उसके इक्विवेलेंट एनर्जी का एनर्जी पैकेट निकलता है, एनर्जी बंडल निकल जाता है एंटी न्यूट्रिनो। ओके, तो ये चीज देखिए, न्यूट्रॉन जब कन्वर्ट होगा, तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियर रिएक्शन जब हो रहा है, कोई भी रिएक्शन हो रहा है, दोनों तरफ नंबर ऑफ चार्जेस बैलेंस होने चाहिए। ओके, चार्जेस सेम होने चाहिए दोनों तरफ चार्जेस सेम होना चाहिए, और दोनों तरफ मास भी सेम होना चाहिए, मास भी बैलेंस होना जरूरी है। ठीक है, दोनों तरफ मास भी बैलेंस होना जरूरी है, दोनों तरफ चार्ज बैलेंस होना जरूरी है। और देखिए, चार्ज की बात करें तो यहाँ पे जीरो चार्ज है, तो इसका जो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दोनों मिला के जीरो हो गए ना, इक्वल हो गए। ओके, और यहाँ पे बात करता हूँ कि इसका एक मास एक है, तो एक मास यहाँ पे 1 + 0, ये कितना हो गया? 1। ओके, लेकिन आपको पता नहीं कि दोनों का, आप बोलोगे सर प्रोटॉन न्यूट्रॉन का तो मास सेम ही होता है होता है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ये आपको पता है कि मास इक्वल हम लेते तो है, लेकिन है दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा, और वो थोड़ा सा जो डिफरेंस है उसकी वजह से जो उसका जो डिफरेंस है कि इन दोनों का मास जो हम ले ले साथ में कंबाइन करके, और इसका मास ले ले, इन दोनों का मास का जो डिफरेंस आएगा, उस मास के डिफरेंस को हम एनर्जी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमें एक यहाँ पे, क्योंकि भाई एनर्जी वहां पे मास में तो बैलेंस करना है, तो उसके इक्विवेलेंट एनर्जी वहां पे हम इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज एंटी न्यूट्रिनो, जो कि आगे इनके मास को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं। ये पार्टिकल नहीं है, आपको पता है ना कि मास इज द कंडेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, अगर आपको मास जो डिफरेंस आएगा, ये इन दोनों का कंबाइन करके, और इसका जो मास का डिफरेंस आएगा डेल्टा एम, उसको हम क्या करते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट इज इक्वल टू डेल्टा एम c²। इतने का एनर्जी का यहाँ पे आपको एंटी न्यूट्रिनो हम ऐड कर देते हैं। ओके, ये चीज करेक्ट है। तो देखिए, अगर एक और चीज होती है, देखिए ये न्यूक्लियर रिएक्शन, बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्शन ये न्यूक्लियस के अंदर होती है। ओके, तो एक और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अगर यहाँ पे आपका एक इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर बाहर जा, मतलब कि अगर बीटा पार्टिकल जा रहा है, बीटा माइनस, इसको बीटा माइनस भी बोलते हैं, ठीक है ना, बीटा माइनस भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलेंगे जब बीटा माइनस बोलेंगे। ओके, ये तो इलेक्ट्रॉन ही होता है, लेकिन क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर से निकल रहा होता है, तो हम इसको स्पेशल नाम देते हैं, इधर से इसकी इज्जत बढ़ा रहे हैं आप, है ना भाई, इसका ओरिजिन अलग है, तो आप इसको ये इस तरह से अलग नाम से आप दे रहे हो, ठीक है। तो उसी तरह से जैसे कि आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो एक्सेलरेशन ही जिसको हम स्मॉल ए से दिखाते हैं, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ग्रेविटी की वजह से पैदा होता है, तो हम वहाँ पे स्मॉल जी से दिखाते हैं, उसको एक नया नोटेशन दे देते हैं, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे भी है। अब चलिए, यहाँ पे अगर कई बार ये देखिए, न्यूट्रॉन कन्वर्ट हुआ प्रोटॉन में, तो साथ में एक नेगेटिव चार्ज वाला बीटा माइनस निकलेगा, लेकिन साथ में अगर मान लीजिए कि अगर कई बार प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाता है न्यूट्रॉन में, तो अगर प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाएगा न्यूट्रॉन की, अगर मैं प्रोटॉन कन्वर्ट करूँ न्यूट्रॉन में, तो वहाँ पे जो है चार्ज को भी तो बैलेंस करना है, तो चार्ज को भी तो बैलेंस करोगे आप, और चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, तो वहाँ पे हम पॉजिट्रॉन एक लेके आते हैं। पॉजिट्रॉन होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही होता है, लेकिन पॉजिटिव होता है। देखिए वहाँ पे, अब जैसे कि मान लीजिए कि वहाँ पे अगर n/z का रेशियो उस तरह से दिया है कि अगर 1.6 से ज़्यादा है, तो वो चीज़ ज़्यादा उसकी पॉसिबिलिटी होती है, अगर n/z 1 से छोटा होता है, तो यहाँ पे इस रिएक्शन की पॉसिबिलिटी है। कौन सा कब अकर करेगा, उसके लिए पॉइंट बस मेंशन किया गया है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे, ये चीज़ मेंशन इसलिए किया गया कि कौन सा रिएक्शन किस टाइम पे अकर करेगा, वो चीज़ यहाँ पे आपको पता, यहाँ पे देख सकते हैं। बात आती है कि हाँ क्या होगा बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर प्रोटॉन है, ये रिएक्शन थोड़ा सा यहाँ पे बेसिकली ये करना पड़ेगा इसको, ये थोड़ा सा इसमें करेक्शन है बेसिकली, ये सही, मैं आपको सही इक्वेशन दे देता हूँ, ठीक है ना। तो यहीं पे लिख देता हूँ, जो आपने यहाँ पे करा ना, ये चीज़
ये थोड़ा सा करेक्शन की जरूरत है वहाँ पे, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। तो बेसिकली देखिए, अगर प्रोटॉन है, प्रोटॉन को एक प्रोटॉन कन्वर्ट होगा, तो एक प्रोटॉन कन्वर्ट होगा तो एक न्यूट्रॉन में जाएगा, न्यूट्रॉन देगा, और साथ में एक यहाँ पे बीटा प्लस, यानी कि ये ना बीटा प्लस यानी कि इलेक्ट्रॉन प्लस बोलो या बीटा प्लस बोलो, ठीक है ना, बीटा प्लस भी बोलते हैं और ये भी बोलते हैं। तो यहाँ पे बीटा प्लस यानी कि है तो इलेक्ट्रॉन ही है, लेकिन इसको बीटा क्योंकि न्यूक्लियस से निकला है तो इसलिए हम इसको ऐसा बोलते हैं, इसका नाम देते हैं। ओके, देखिए तो प्रोटॉन कन्वर्ट होगा जब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी तो है, न्यूट्रॉन तो कन्वर्ट करके देख लिया हमने, और प्रोटॉन भी तो वो भी तो कन्वर्ट हो सकता है। ओके, वो भी कन्वर्ट हो सकता है। तो प्रोटॉन का एक अब आपको यही चीज है कि मैंने अभी बोला कि भाई दोनों तरफ चार्जेस बैलेंस होने चाहिए और दोनों तरफ मास बैलेंस होना चाहिए। तो चार्ज आपका 1 इधर है और ये 0 + 1 तो 1 है, तो चार्ज तो बैलेंस हो गया, लेकिन मास जो ये सॉरी उसके ये चार्ज तो बैलेंस हो गया, लेकिन मास बैलेंस करना। देखिए 1 इधर है और 1 इधर है, तो एक तरह से आप बोलोगे सर मास तो बैलेंस, मैं बोलूँगा कि हाँ मास तो बैलेंस हो गया, लेकिन अभी मैंने ये भी बोला कि हमने देखा था भाई ये इनके मास थोड़ा डिफरेंट होते हैं इसके मास से, यानी कि दोनों का मास अगर ऐड करेंगे तो इसके मास से थोड़ा डिफरेंट होगा, और वो मास को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक पार्टिकल ले लेते हैं जिसको बोलते हैं न्यूट्रिनो। जैसे यहाँ पे आपने क्या बोला था, यहाँ पे न्यूट्रिनो, ठीक है ना, न्यूट्रिनो, यहाँ पे ये पार्टिकल जो है ना इसको बोलते हैं न्यूट्रिनो, और इसको क्या बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। ओके, एंटी न्यूट्रिनो। तो यहाँ पे बेसिकली ये एनर्जी पैकेट है जिसको हम यहाँ पे इसलिए इंट्रोड्यूस किया जाता है कि जो इनके बीच का जो मास का जो डिफरेंस आएगा, यानी दोनों को कंबाइन कर लिया और इसको लिया, तो इनके जो डिफरेंस लिया, मास का जो डिफरेंस आता है उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे एक एनर्जी पैकेट को डाल देते हैं जिसको बोलते हैं न्यूट्रिनो। याद रखिएगा, तो दिमाग में कंबाइन कर लीजिएगा कि न्यूट्रॉन जब मतलब न्यूट्रॉन जब कन्वर्ट होगा तो एंटी न्यूट्रिनो रहेगा उधर, और जब ओके न्यूट्रॉन के साथ एंटी न्यूट्रिनो, प्रोटॉन के साथ न्यूट्रिनो, प्रोटॉन के साथ न्यूट्रिनो, न्यूट्रॉन तो उधर एंटी न्यूट्रिनो इधर। ओके, क्योंकि बैलेंस करना है, काउंटर करना है ना, बैलेंस करना है, उसको काउंटर बैलेंस करना है। न्यूट्रॉन के साथ इधर न्यूट्रॉन होगा तो उधर एंटी न्यूट्रिनो होगा, इधर प्रोटॉन होगा तो उधर न्यूट्रिनो होगा। ओके, इधर प्रोटॉन होगा तो उधर न्यूट्रिनो। ओके, तो ये चीज़ बहुत उसके बाद आती है, तो ये चीज़ होपफुली मेरे ख्याल से समझ में आ गया हो आपको। मैं थोड़ा मूव करते हैं हम लोग आगे पे। तो ओके, तो अब बात आती है कि क्यू वैल्यू। ओके, क्यू वैल्यू क्या होती है, तो बेसिकली क्या होता है कि भाई क्यू वैल्यू क्या होता है कि कोई रिएक्शन हो रहा है, तो रिएक्शन हो रहा है तो एक तरफ इधर में रिएक्टेंट है, उधर में प्रोडक्ट है। ओके, अभी हम एक इक्वेशन भी देख रहे थे, मैं बैलेंस कर रहा था, किससे बैलेंस कर रहा था, न्यूट्रिनो लेना पड़ रहा था मुझे और एंटी न्यूट्रिनो लेना पड़ रहा था, जो कि एनर्जी को बैलेंस कर दे और मास को भी बैलेंस कर दे, यानी कि एक तरह से मास को बैलेंस करे। ओके, तो उसका मास एनर्जी इक्विवेलेंट है, मास एनर्जी इक्विवेलेंट जो है ना कन्वर्जन होता है बेसिकली। तो बेसिकली क्या है कि मुझे एक पार्टिकल लेना पड़ रहा था, ठीक है, तो वो चीज़ क्या होता है कि कई बहुत सारे जो भी रिएक्शंस होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, तो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं तो इधर में रिएक्टेंट और उधर में प्रोडक्ट है, तो इनके जो मास लोगे ना, मास जो आप लोगे तो उनके मास के बीच में डिफरेंस आता है। ये डिफरेंस जो होती है, ये डिफरेंस जो मास का जो डिफरेंस आता है ना, उसके बराबर का एनर्जी आपको मिलता है, वो एनर्जी ही बेसिकली क्यू वैल्यू यहाँ पे बोला जाता है। समझिए क्या बोल रहा हूँ मैं, आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा तो समझ में आएगा मेरे ख्याल से। ओके, तो उसको देख लेते हैं। सपोज चलिए कि क्या इसको बोल सकता हूँ मैं, आपको यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो सपोज चलिए कि कोई एलिमेंट है आपके पास x, और उसमें आपने कोई एलिमेंट है और उसको आपने मतलब ये इसके साथ बॉम्बार्डमेंट किया है, बॉम्बार्डमेंट मतलब हिट किया है, उसके ऊपर उसकी बौछार कर दी है ए एलिमेंट, इसको मैं अल्फा भी बोल सकता था। ओके, तो अल्फा भी हो सकता है, ये कुछ दूसरे पार्टिकल्स भी हो सकते हैं कुछ। ओके, तो यह दो अलग अलग एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। तो ये क्या है कि ये बेसिकली ये रिएक्टेंट है, ये
रिएक्शन बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्शन कर रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन नहीं, केमिकल रिएक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, केमिकल रिएक्शन की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, यहाँ नॉर्मल रिएक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये x और a दोनों ये करके सपोज करो y बना रहे हैं और b बना रहे हैं। ओके, तो ये क्या है, ये दोनों बेसिकली ये है क्या, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट, और ये क्या है, दोनों मिला के ये है प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है, ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो इनका जो मास है, मास सपोज करो मास ऑफ रिएक्टेंट, और इसका जो है मास है प्रोडक्ट। ओके, मास ऑफ रिएक्टेंट, ओके, तो मास ऑफ रिएक्टर, तो डेल्टा एम जो आएगा, डेल्टा एम दैट इज इक्वल टू मास ऑफ जो है ना, इसका जो डिफरेंस आता है, डिफरेंस मतलब कि मास ऑफ प्रोडक्ट माइनस मास ऑफ रिएक्टेंट आप ले सकते हो। ओके, तो मास ऑफ मतलब एक तरह से मास ऑफ क्या लूँ, मास ऑफ एक्स प्लस ए, मास ऑफ ए, और माइनस मास ऑफ वाई प्लस मास ऑफ बी। ओके, ये हो गया। और कई बार अगर मान लीजिए कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव डेल्टा एम तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है, कई बार एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है। ओके, तो यहाँ पे हम कई बार क्या करते हैं, मोड भी लगा सकते हैं, अगर आपको यहाँ पे मोड भी लगा सकते हैं, क्योंकि मास डिफेक्ट पॉजिटिव ही क्वांटिटी होती है। ओके, पॉजिटिव क्वांटिटी बेसिकली डिफरेंस है, तो पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। ओके, तो यहाँ पे अब बात आती है कि भाई देखिए ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, सपोज करिए कि यहाँ ज्यादा मास था और न्यूक्लियर रिएक्शन होने के बाद इसमें कम मास यहाँ पे मिला, कम, यहाँ पे ज्यादा मास था, यहाँ पे कम मास मिला, तो कम मास कहाँ गया, बाकी जो डिफरेंस वाला मास कहाँ गया, डिफरेंस वाला मास कहाँ गया, यानी ये डेल्टा है, मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट है। आपको पता है ना, मास कन्वर्ट हो सकता है एनर्जी में, तो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, वो उसके लिए कौन सा इक्वेशन है आपके पास, तो E इक्वल टू ए डेल्टा एम सी स्क्वायर, ये इक्वेशन है, मास कन्वर्ट हो सकता है एनर्जी में। तो यहाँ पे अगर मास कम है इन दोनों का मिला के, तो बाकी का मास गया कहाँ, वो एनर्जी में चला गया, एनर्जी में चला गया, यानी कि ये कौन सा इक्वेशन, कौन सा रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक मतलब एनर्जी निकालने वाला। अगर मान लीजिए कि इसका प्रोडक्ट रिएक्टेंट का मास कम है और उसका मास ज्यादा हो गया, भाई इसका कम मास था, उसका रिएक्शन मास ज्यादा हो गया, तो क्या हुआ, ये मास है और प्लस इसमें आपने एनर्जी भी डालनी पड़ी है, जो इसमें जो एनर्जी आपने डाली है वो एनर्जी क्या हुआ कि एनर्जी कन्वर्ट हो गया मास में, और इसके मास के साथ ऐड होके ज्यादा मास दे रहा है, यहाँ पे ज्यादा मास दे रहा है। ओके, यहाँ पे जो एनर्जी है मास और प्लस एनर्जी और ऐड हुआ, एनर्जी की वजह से एनर्जी जो है वो एनर्जी इससे आप जो है ना, यहाँ से डेल्टा एम, यानी डेल्टा एम, ये वाला डेल्टा एम यहाँ पे है, डेल्टा एम, ये डेल्टा एम यहाँ पे, ठीक है ना, डेल्टा एम यहाँ पे, इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ मैं करेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे डेल्टा एम यहाँ पे ऐड हो गया और ये इसके बराबर, ठीक है। तो जब उसका मास कम है और उस प्रोडक्ट का मास ज़्यादा है, तो इसका मतलब कि आपको एनर्जी देनी पड़ी है, ऐड करना पड़ा है, ऐड, इसका मतलब कि ये एक्सोथर्मिक है, सॉरी एंडोथर्मिक, आपको एनर्जी देना पड़ा है, इसका मतलब एंडोथर्मिक। ओके, ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन है, ये डी नहीं है, यहाँ पे सिंबल का थोड़ा सा इशू है, डेल्टा। ओके, बाकी ये बिल्कुल सही है, 0.5 होता है। तो ये आपका क्यू वैल्यू जो होती है, क्यू वैल्यू वो नॉर्मली ऐसे लिखते हैं हम। ओके, तो क्यू वैल्यू जो आएगी, क्यू वैल्यू वो दैट इज इक्वल टू डेल्टा एम, ये मास डिफेक्ट निकाल लिया एक बार, तो मास डिफेक्ट निकाल लिया और उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये क्यू वैल्यू मतलब कि जो एनर्जी निकली या आपको देनी पड़ी, यही एनर्जी क्यू है, ठीक है। तो द एनर्जी ड्यूरिंग ओके, ड्यूरिंग रिएक्शन एब्जॉर्ब, ओके, ड्यूरिंग द एनर्जी बेसिकली एब्जॉर्ब, और ये चीज नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना, द एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज्ड ड्यूरिंग, यहाँ पे ठीक है ना, ड्यूरिंग यहाँ पे से द एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज्ड ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन, इसको हम क्यू वैल्यू बोलते हैं। तो ये आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे देख भी सकते हो, मैं लिखा यहाँ पे नोट भी किया गया है कि ये क्यू वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। ओके, अगर इस तरह से अगर पॉजिटिव हो रही है, पॉजिटिव का मतलब कि आपका यहाँ से
एक एक्सोथर्मिक है, निकल रहा है, मतलब यानी कि इसके हिसाब से अगर देखें तो मास ऑफ प्रोडक्ट यानी कि डेल्टा एम यहाँ पे आप जो निकालेंगे डेल्टा एम, ओके, इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे डेल्टा एम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, मास ऑफ ओके क्या है, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, तो मास निकल रहा है तो प्रोडक्ट का मास कम है और रिएक्टेंट का ज़्यादा है, ओके, रिएक्टेंट का ज़्यादा है यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट लिखना चाहिए। तो क्यू इज पॉजिटिव, क्यू पॉजिटिव तभी होगा जब यहाँ पे क्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब कि एनर्जी निकल रही है, एनर्जी तभी निकलेगी जब इधर का मास ज़्यादा है उधर का मास कम है, मास कम है प्लस एनर्जी से भरपाई हो रही है। अगर मास कम है इधर वाले का प्रोडक्ट का तो उसकी भरपाई कहाँ से होगी, एनर्जी से होगी, ओके, ये चीज़ है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो डेल्टा एम मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, ओके, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, इस तरह से कर सकते हो, ओके, यहाँ से। तो ये सारी चीज़ें होपफुली हमने कवर कर ली है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। तो ये एक और चीज़ है कि देखिए कई बार होता है कि कोई रिएक्शंस जो है ना इनिशिएट करना होता है, तो रिएक्शन इनिशिएट करने के लिए हमें क्या करना होता है कि एक कोई जैसे कि अभी हमें देख रहे थे इसमें कि x + a था, और तो एनर्जी इनिशिएट करने के लिए हमें कुछ एनर्जी शुरू में, मतलब रिएक्शन इनिशिएट करने के लिए एनर्जी हमें देना पड़ता है, बॉम्बार्डमेंट करना पड़ता है किसी पार्टिकल से। तो उस पार्टिकल क्या करता है, हीट करेगा एलिमेंट्स को। सपोज करें कि ये x है और ये x यहाँ पे सपोज करें कि यहाँ पे x है और इसको हीट किया जा रहा है किससे, a से, ठीक है ना। तो ये a एलिमेंट से हीट करेंगे x को, तो ये क्या बन रहा है, y बन रहा है, और y बन रहा है और साथ में कुछ b बन रहा है। तो ये एलिमेंट्स कुछ क्या कर रहा है, कुछ एनर्जी के लिए कुछ लेके आएगा और वो एनर्जी इसको ट्रांसफर करेगा, मोमेंटम चेंज होगा। तो मिनिमम एनर्जी जो लेके आए जिससे कि रिएक्शन स्टार्ट हो गया, रिएक्शन आगे बढ़े, ओके, रिएक्शन हो, उस मिनिमम एनर्जी को बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, मिनिमम एनर्जी है जो आपको देनी पड़ेगी ये रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए, निकले रिएक्शन कई बार आपको देना पड़ता है एनर्जी, ओके। यहाँ पे इन द प्रोसेस ऑफ bombarding एनर्जी लॉस्ट ऑफ bombarding particles plus Q value should be greater than or equal to 0, ओके। मतलब कि जो चीज़ें यहाँ पे जो एनर्जी आप दे रहे हो और यानी कि एनर्जी जो लॉस्ट हो रहा है इस पार्टिकल का और प्लस Q वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ओके। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें हम लोग क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ओके। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, बस नेक्स्ट पार्ट में आप, ओके, ओके। तो आप बने रहिए हमारे चैनल पे और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट वी कैन मूव स्मूथली, थैंक्स।